प्योरली रजिस्टिव सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जहाँ पे सप्लाई के साथ में केवल रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के रखा है और यहाँ पे हमने वोल्टेज V = Vm sin ओमेगा t दिया है। तो जब हम यहाँ पे AC सप्लाई देंगे तो इसमें एक करेंट फ्लो होगा I, जिसके कारण जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो रजिस्टर के क्रॉस में यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसे कि हम VR कहेंगे। तो जैसे कि अगर हम इस करंट की बात करें, ये करंट हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ = हो जाएगा V = IR, और यहाँ से अगर देखें हम तो यहाँ से हम करंट फाइंड आउट करें तो I = हमारा क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ से हमारा I = हो जाएगा, V की वैल्यू हमारे पास है Vm sin ओमेगा t अपॉन में R, और यहाँ पे Vm/R बराबर हो जाएगा हमारा Im, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम Vm/R की जगह हम पुट कर देंगे Im, तो I = हो जाएगा हमारा Im sin ओमेगा t। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन आ गई, जहाँ पे हमारा I = इंस्टेंटेनियस करंट है, जबकि Im हमारा मैक्सिमम करंट की वैल्यू है और ओमेगा t हमारा फेज एंगल है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है, वोल्टेज की इक्वेशन है हमारी Vm sin ओमेगा t, जबकि जो हमारा करंट है उसकी इक्वेशन है हमारी I = Im sin ओमेगा t। तो जैसे कि हम वोल्टेज और करंट की बात करें तो यहाँ पे इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर हम इन दोनों के बीच में फेज की बात करें तो जो वोल्टेज और करंट होता है ये सेम पॉइंट पे 0 पे रहते हैं, जबकि सेम पॉइंट पे ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करते हैं। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे ये 0 वाले पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू 0 हुई है, तथा ये वाले सेम पॉइंट पे इनकी करंट और वोल्टेज की वैल्यू माइनस में मैक्सिमम हुई है, और इसके बाद सेम पॉइंट पे ये दोनों के दोनों 0 होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो करंट और वोल्टेज है इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए इसका जो फेजर डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी फेज एंगल नहीं है। तो ये जो करंट और वोल्टेज होता है ये हमारा सेम फेज पे आता है। इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर P = हो जाएगा हमारा IV हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू पुट करें तो I = है हमारा Im sin ओमेगा t, और V है हमारा Vm sin ओमेगा t। तो यहाँ से Im Vm हमारा कांस्टेंट आ गया जाएगा, और sin ओमेगा t का जब sin ओमेगा t मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा sin² ओमेगा t। अब जैसे कि हम देखिए तो sin² ओमेगा t का हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमारा Im Vm रहेगा। sin ओमेगा t का हमारा फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 ओमेगा t बाय 2 होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं Im Vm बाय 2 माइनस Im Vm cos 2 ओमेगा t बाय 2। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट है, एक है हमारा ये वाला एक कांस्टेंट पार्ट है, जबकि हमारा वेरिएबल पार्ट है। इसके बाद हम लोग एवरेज पावर निकालेंगे। तो जब हम इसकी एवरेज पावर निकालेंगे तो जो हमारा cos 2 ओमेगा t वाला है, ये वाले पोर्शन के लिए हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो अगर जैसे हमारे पास एक ये अगर कॉस के टर्म में हम सिग्नल को देखें तो हमारा कुछ सिग्नल ऐसा होगा, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हमारा 0 होगा, क्योंकि ये हमारा प्लस में हो रहा है माइनस में। मान के चलिए हमारा प्लस में 5 है और ये हमारा माइनस में 5 होगा। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो +5 - 5 = हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा P एवरेज आएगा, P एवरेज बराबर आएगा हमारा Im Vm बाय 2। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे Im बाय √2 और Vm बाय √2। मतलब हमने क्या किया, 2 को
√2 मल्टीप्लाई √2 में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो हमारा Im/√2 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा IRMS, जबकि Vm/√2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा VRMS। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई एवरेज पावर। तो जैसे कि हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर हमारा ये होता है cos फाई, जहाँ पे जो हमारा फाई होता है ये हमारा एंगल होता है करंट और वोल्टेज के बीच का। तो जैसे कि हम करंट और वोल्टेज के बीच में अगर फेज़ की बात करें तो यहाँ पे इसका फेज़ ओमेगा टी और यहाँ पे भी इसका फेज़ ओमेगा टी है, मतलब यहाँ करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए फाई बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा PF बराबर पावर फैक्टर बराबर हो जाएगा, फाई की वैल्यू हम पुट कर देते 0, तो हमारा cos 0 बराबर होता है 1। तो प्योरली रजिस्टिव लोड के लिए हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा 1 होता है। यहाँ पे अगर हम पावर के टर्म में देखें तो पावर के टर्म में इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है एज़ कम्पेयर टू करंट और वोल्टेज। जैसे अगर हम पावर की इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि वोल्टेज के टर्म में इसकी इक्वेशन है साइन ओमेगा टी, यहाँ पे इनका फेज एंगल है ओमेगा टी। जबकि अगर हम पावर की टर्म में बात करें तो पावर के टर्म में इसका जो एंगल है ये है हमारा 2 मेगा टी, मतलब इसके कंपैरिजन में करंट और वोल्टेज के टर्म में पावर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है। अगर हम इसे देखें किस तरीके से इसकी पावर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, तो जैसे ये इस वाले फेज़ की बात करें, जब करंट और वोल्टेज हमारा दोनों पॉजिटिव में होगा तो इसकी पावर हमारी कुछ ऐसी होगी, मैक्सिमम पे मैक्सिमम रीच करेगी ये। इसके बाद जब हमारा ये साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए था क्योंकि हमें पता है P = होता है हमारा VI, करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया। ऐसे ही जब अगला साइकिल आएगा, मतलब जब हमारा करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, तो अगर हम -V और -I पुट करें तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से क्या होगा, +VI आएगा। तो इस टर्म में भी हमें क्या ये सेम मिलता है, मतलब पॉजिटिव। तो ये हमारा इस कंडीशन में प्लस मिलेगा और इस कंडीशन में प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा करंट और वोल्टेज हमारा एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट कर रहा था, जब ये करंट और वोल्टेज एक साइकिल कंप्लीट करता है उस दौरान जो पावर होता है हमारा 2 साइकिल कंप्लीट करता है।